गाइज आज हम करने वाले हैं स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो फोर्स है हमारा, देखो फोर्स होता क्या है। जब हम किसी भी चीज को या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, हम जब किसी भी चीज को पुल करते हैं पुश करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, दो चीजें होती है, या तो उसकी शेप चेंज हो जाती है या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, और या फिर उसकी शेप चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। तो हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ फिजिकल quantity that or tends to change the state of motion or the state of or the state of shape or and size। ठीक है, ये अब इसके अंदर क्या है, जो मैंने बताया कि जब हम किसी भी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं इसका मतलब हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम पुल कर रहे हैं तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो जाए, ठीक है, मान लो वो रेस्ट में था, रेस्ट से वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, या फिर मोशन में था, मोशन से रेस्ट में आ जाए, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है पुल करने पे पुश करने पे, या फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, या फिर उसका साइज चेंज हो जाती है, तो दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट it is a physical quantity that change that change यहां और लिख लीजिए, that change or tends to change the state of motion or the state of shape and size is called force। ठीक है, is called force। अब देखिए फोर्स क्या है, फोर्स की हमारी एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट है हमारी न्यूटन। ठीक है, क्या है, न्यूटन। जब भी कोई फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात बोलते हैं कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, या 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको पुश किया, या 10 न्यूटन का फोर्स लगा के पुल किया। ठीक है, तो जो न्यूटन है वो क्या रहेगी, फोर्स की एसआई यूनिट रहेगी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। अब देखिए फोर्स क्या है हमारी। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ हमने मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये चला जाएगा इधर वाली साइड, इधर वाली साइड। अब ये जब इधर वाली साइड पहुंचता है, ठीक है, तो इधर से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 20 न्यूटन की। ठीक है, इधर से एक बंदा फोर्स लगा रहा है, उधर से दूसरा लड़का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मान लीजिए गोपाल है और श्याम है, गोपाल और श्याम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसने इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, उधर से उसने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, है ना, उधर से इसने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर से इसने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो ये जो पोजीशन है इसकी किस साइड जाएगी, या तो इस साइड जाएगी या फिर इस साइड जाएगी।
अब वो डिपेंड करता है फोर्स की क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, यहां पे लग रही है 10 न्यूटन फोर्स, इधर लग रही है 20 न्यूटन फोर्स, तो इसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स ये हो जाएगी 10 माइनस 20, तो कितनी आ गई? -10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ठीक है, -10 मैंने क्यों -20 क्यों किया? क्योंकि जो ये डायरेक्शन है अपोजिट है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, इसलिए 10 में से 20 गए, कितनी आ गई? -10। ठीक है, -10 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? हमें यहां से पता चलता है कि जो फोर्स है, फोर्स के अंदर दोनों ही चीजें मायने रखती हैं, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए, जो फोर्स होती है हमारी, ये दो तरह की होती है। एक बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। ठीक है, ये है हमारी टाइप ऑफ फोर्स। पहली बैलेंस फोर्स, ठीक है, और दूसरी क्या है हमारी? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स कौन सी होती हैं? अब देखो कि मान लो कोई भी चीज, मान लो मैंने यहां पे इस मार्कर को रख दिया। ठीक है, अब ये रखा हुआ है एक ही जगह पे, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? जितनी फोर्स ये मार्कर नीचे लगा रहा है, उतना ही मेरा हैंड इसको ऊपर रखने के लिए लगा रहा है ना? देखिए, जितनी फोर्स के साथ ये मार्कर मुझे नीचे धकेल रहा है, उतनी ही फोर्स के साथ मैं इस मार्कर को ऊपर धकेल रहा हूं। इसलिए ये कहां पे है? एक अपनी रेस्ट पोजीशन बनाए हुए है। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी फोर्स मैं मार्कर पे लगा रहा हूं, उतनी फोर्स मार्कर मेरे ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में क्या बन रहा है? बैलेंस बन रहा है ना? दोनों में क्या बन रहा है? बैलेंस बन रहा है। इसलिए जो बैलेंस फोर्स होती है वो क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जो बैलेंस फोर्स होंगी वो क्या होगी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो बैलेंस फोर्स कौन सी हो गई? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, ये क्या होगी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये क्या होगी? बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? मान लीजिए मार्कर यहां है, मार्कर मेरे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है नीचे धकेलने के लिए। वैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूं और इसको ऊपर धकेल देता हूं। ठीक है, ऊपर धकेल देता हूं। जैसे मैंने इसको ऊपर धकेला, इसका मतलब क्या है? मेरी फोर्स ज्यादा है और इसकी फोर्स कम है। ठीक है, मेरी फोर्स ज्यादा है, मार्कर की फोर्स कम है, तो ये क्या होगी? अनबैलेंस फोर्स हो गई। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम इसका दूसरे एग्जाम्पल की, आप सब लोगों ने रस्सा जो होता है खींचना तो खेला ही होगा ना, है ना? एक गेम होती है, एक रस्सा लोगे, एक टीम उधर होगी, एक टीम इधर होगी, है ना? वो रस्सा खींचती है ना? रस्सा खींचती है, तो एक टीम क्या करती है? रस्से को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेती है, दूसरी टीम कम खींच पाती है। जो टीम ज्यादा खींचती है वो जीत जाती है। इसका मतलब जो जीतने वाली टीम है उसने ज्यादा फोर्स लगाया और जो हारने वाली टीम है उसने कम फोर्स लगाया। तो इस वजह से जो रस्सा है वो अनबैलेंस हो गया और जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगी थी उसी तरफ चला गया। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, तो जो ये 10 न्यूटन की फोर्स है ये इस तरह धकेल रहा है और 20 न्यूटन की फोर्स इसको इधर धकेल रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना? नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी नेट फोर्स। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है?
कि जो चीज जहां पे है वो वहीं पे रहती है, ठीक है। जितनी इधर से फोर्स लग रही है उतनी इधर से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो वो क्या रहेगी, बैलेंस फोर्स रहेगी। अनबैलेंस फोर्स में क्या हो जाता है, अनबैलेंस फोर्स में एक जो फोर्स ज्यादा होती है उस तरफ रिजल्टेंट हो जाता है, उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो जाता है। ये होती है हमारी, क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, समझ में आया। फोर्स का छोटा छोटा सा कंसेप्ट, ये छोटा मोटा सा ही कंसेप्ट, छोटा मोटा सा ही कंसेप्ट है ना। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम अपने न्यूटन्स के लॉज के बारे में। न्यूटन के लॉज मतलब रिश्तेदार नहीं, न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स के नियम, है ना, न्यूटन्स के नियम। किसी को लगा न्यूटन्स के लॉ, लॉज मतलब वो लॉज नहीं, न्यूटन के नियम। अब सबसे पहला कौन सा लॉज है, फर्स्ट लॉ। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि चीज जो भी चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। कि जो भी चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो चीज मोशन में है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जो चीज यूनिफॉर्म मोशन में वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, until or unless an external force apply on that object, ठीक है। जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, यहां पड़ा है, यहीं पड़ा रहेगा ता उमर, सारी की सारी लाइफ इसकी यहीं पे निकल जाएगी, ठीक है। अपने आप ये यहीं पे पड़ा पड़ा डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहां से हिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा या शेप चेंज कर देगा, ठीक है, या इसका साइज चेंज हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी, इनमें से कोई भी स्टेट इसकी चेंज होती है तो क्या बोलेंगे कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम क्या बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ straight line, in a straight line unless an external force is applied on it, on it, ठीक है। समझ में आया।
कि जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक वो बॉडी या तो मूव करती रहेगी या फिर एक जगह पे रेस्ट करती रहेगी। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, कुछ मर्जी कर लो, वो हमेशा रेस्ट में ही पड़ा रहेगा। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। ठीक है, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, जो जैसे ही मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, शुम ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर से उसको थोड़ा धक्का दे दिया तो इधर मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मैंने उसको थोड़ा सा आगे से धक्का दिया, है ना, आगे से थोड़ा रोकने की कोशिश की तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया तो उससे टकराएगा, उसका हो सकता है साइज भी चेंज हो जाए। ठीक है, स्पीड के साथ साथ साइज भी चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया, नहीं किया। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ साइज, स्टेट ऑफ मोशन, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। जैसे ही वो इफेक्ट होगा इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, न्यूटन्स का फोर्स लॉ लग जाएगा। ठीक है, और जो चीज मान लो रेस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है, आपके घर में आपने देखा होगा सोफा, चेयर, टेबल जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी जब तक आप या आपका घर वाला या फिर कोई और उसको आके ना हिलाए। ठीक है, जैसे उसको हिलाओगे चेयर को तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। ठीक है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या किया गया है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। इसको बोलेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब देखिए इसके अंदर ना एक बड़ी जरूरी चीज है, हम बात कर रहे हैं बार बार एक ही चीज, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये तभी अप्लाई होता है जब क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब नोट करके एक चीज लिख लो, नोट। ठीक है, नोट में क्या है कि इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स does not change state। ठीक है, इंटरनल फोर्स डज नॉट चेंज स्टेट। ठीक है, डज नॉट चेंज स्टेट। अब इसी का एक पार्ट है, इसी में ही मिलता जुलता एक पार्ट है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, मान लो कि ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो चीज है जो जैसी है वैसी ही रहने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को बोल सकते हैं इनर्शिया बेशरम है। ठीक है, इनर्शिया क्या है, बेशरम है, ये जैसा है वैसे ही रहने की कोशिश करता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, और या फिर अपने ऊपर फर्क डालना नहीं चाहता। ठीक है, ना इसके ऊपर फर्क पड़ता ना ये अपने ऊपर फर्क डालना चाहता। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, क्या है इनर्शिया, एक बड़ा ही बेशरम इंसान है। इनर्शिया को हम लिखेंगे बेशरम। ठीक है, बेशरम। ठीक है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बेशरम है ना। ये क्या है, इनर्शिया बेशरम है, ये चाहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। ठीक है, सो रहा हूं, सो रहा हूं, मम्मी आई, अरे उठ जा, उठ जा, सोते हुए सुबह से लेके शाम हो गई है, उठ जा, कोई बात नहीं, सो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब कोई एक ऐसा बच्चा है जो खेल रहा है, ठीक है, यही नहीं देख रहा कि सुबह से लेके शाम हो गई है। ठीक है, उसके घर वाले, उसका छोटा भाई, उसके दोस्त आके बोल रहे हैं अरे भाई कितनी देर और खेलेगा, ठीक है, हम लोगों को भी खेलने दे, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो वो ऐसे इंसान क्या होते हैं, ढीठ, ढीठ बोल देते हैं ना इसको, जो ढीठ है वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो रहना चाहते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, हम कितने मर्जी उनके साथ टक्कर मार ले वो नहीं पढ़ेंगे। कुछ इंसान ऐसे होते हैं हम उनको कितना मर्जी मना कर दे कि भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया, मत पढ़, वो पढ़ता रहता है। बहुत कम है ऐसे इंसान, सोच के देखिए, होंगे, मिल ही जाएगा एक दो तो। ठीक है, तो मतलब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको जिस पोजीशन में है, जैसी है उसमें ही रहने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसी है वैसे ही रहने की कोशिश करती है। तो इनर्शिया को हम कैसे लिख सकते हैं,
the property property of an object to oppose any change to oppose any change in its state of rest and uniform मोशन। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो या तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है या फिर मोशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है। आओ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अब मान लीजिए आप लोग एक देखिए, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं। हमने घरों में ना, जब आप लोग ना ट्रैवल कर रहे हो, छोड़ो उसको बाद में एग्जाम्पल करेंगे, जो घर की चद्दर है उसको बाद में लेके आएंगे। पहले ट्रेन में देखते हैं क्या होता है, बस में देखते हैं। मान लो आप बस में, क्या है, आप बस में बैठे हो, ठीक है, अपनी सीट पे बैठे हुए हो, रेस्ट में हो, ठीक है, ट्रेन या बस चल रही है ना, चल रही है, है ना, बस चल रही है, ठीक है, आगे की तरफ चल रही है। एकदम से बस के सामने कुछ आ जाता है, ड्राइवर एकदम से लगाता है ब्रेक, शो। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, आप एक झटके के साथ आगे की तरफ जाओगे। क्या करोगे? एक झटके के साथ आगे की तरफ जाओगे, है ना। आपका जो लोअर पार्ट है वो क्या रहेगा, जैसे पहले रेस्ट में था वैसे ही रहने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका अपर पार्ट जैसे ही बस को ब्रेक लगता है उसके साथ साथ आगे मोशन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, आप गिर जाओगे या आगे की तरफ टकरा जाओगे, है ना, आगे की तरफ टकरा जाओगे। ऐसा होता है कि मैं ऐसे बैठा हूं, ऐसे खड़ा हूं मान लो, ठीक है, एकदम से ही जैसे ब्रेक लगते हैं तो जो मेरा रेस्ट वाला पार्ट है वो बॉडी के, जो मेरा रेस्ट पार्ट है, नीचे का पार्ट है, बस के साथ जहां पे लगा हुआ है वहीं पे रहने की कोशिश करता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए मेरा अपर पार्ट क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। इस वजह से हम खड़े खड़े गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया इन रेस्ट। वैसे ही जैसे आप लोग क्या करते हो, आपके घरों में चद्दर होती है ना, उसके अंदर धूल भर जाती है। जैसे उसको धूल को निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, है ना, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे झाड़ते हैं ना, ऐसे करके, है ना। अब वो जब झाड़ते हैं तो जो उस चद्दर के अंदर धूल के कण होते हैं जो उस चद्दर के साथ रेस्ट पोजीशन में है, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उसको ऐसे झाड़ते हैं तो जो कण है धूल के वो रेस्ट में ही रहेंगे और जो चद्दर है वो मोशन में आ जाएगी। इसलिए उसके अंदर से धूल के कण हमें गिरते हुए दिखाई देंगे, है ना। असल में धूल के कण मूव नहीं करते, मूव कौन करती है, चद्दर करती है। ठीक है, मूव कौन करती है, चद्दर करती है। जैसे ही चद्दर मूव करती है, धूल के कण जहां पे है उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं और चद्दर से निकल के बाहर गिर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इनर्शिया इन रेस्ट। तो इनर्शिया इन रेस्ट क्या बोलता है, इनर्शिया इन रेस्ट, ये क्या बोलता है, इनर्शिया इन रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट remains an object at rest, an object at rest will remains in the rest unless an
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की, है ना। जैसे धूल के कण थे इस चद्दर के अंदर, जो रेस्ट है उसमें रेस्ट में ही कोशिश करेगी रहने की जब तक मैं उसको एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्या किया, अपना मसल फोर्स यूज किया, है ना, इसको झाड़ दिया ऐसे करके, है ना। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, यहाँ पे क्या हो गया, जो धूल के कण थे रेस्ट में थे वो रेस्ट में ही रह गए और चद्दर ऊपर नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से धूल के कण उसके अंदर से झड़ के नीचे गिर जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो इनर्शिया इन, ये हो गया रेस्ट, और अब दूसरा आता है तुम्हारा इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, इनर्शिया इन मोशन का एक एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने देखा होगा जब हम चलती ट्रेन से या बस से या गाड़ी से जब नीचे उतरते हैं, है ना, हम नीचे उतरते हैं तो देखो जब ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है ना, आगे की तरफ जा रही है, तो हमारी बॉडी भी उसके साथ साथ मोशन में है ना। जैसे ही हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो हमारे पाँव जैसे ही धरती पे रखे जाएंगे तो पाँव हमारे क्या रहेंगे, रेस्ट में हो जाएंगे एकदम से, लेकिन अपर पार्ट हमारा किस में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे जो फुट है जैसे ही धरती पे पड़ते हैं रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अगर हम ट्रेन के साथ साथ थोड़ी दूर तक ना दौड़े और वहीं पे एकदम से रुकने की कोशिश करेंगे तो एकदम धड़ाम से क्या मुंह तोड़वा लेंगे, है ना। इस वजह से क्या है, हमारे साथ क्या होता है जब भी हम बस से या ट्रेन से उतरते हैं तो आगे की तरफ जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में हम अपना फेस करके थोड़ा सा उसको पकड़ के ऐसे दौड़ते हैं, है ना, और फिर थोड़ी सी दूर के बाद हम रेस्ट में आ जाते हैं। वरना ऐसे शक्तिमान बन के ऐसे छलांग लगा के एकदम से नीचे उतरोगे तो हमारा नीचे का बॉडी पार्ट एकदम जैसे ही धरती के साथ टच होगा, कांटेक्ट में आएगा, नीचे का पार्ट हमारा रेस्ट में आने की कोशिश करेगा और जो अपर पार्ट है हमारा एकदम से मोशन में जाएगा, है ना, जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स होगी और धड़ाम से हम आगे गिरेंगे जाके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट एट मोशन will remain in motion unless an external force applied on it। ठीक है, जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखिए ये देखो आलू की चीज़ें कर दिए गए हैं यहाँ पे। और ये क्या है, ये बता रहा है हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये रहेगा हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें बताया है कि न्यूटन के लॉ के बारे में, सॉरी इनर्शिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें जानना होगा मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी टॉपिक मोमेंटम। अब सोचो मोमेंटम होता क्या है, कहीं पे सुना सुना तो जरूर लग रहा है ना, कहीं पे सुना सुना तो जरूर लग रहा है। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है, सुना सुना लग रहा है मोमेंटम, जी सर लग तो रहा है सुना सुना, अब होता क्या है पता नहीं, है ना।
यही होता है ना अक्षर, होता क्या है पता नहीं। चलो पढ़ते हैं मोमेंटम क्या होता है ना। क्या आता है मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को किससे लिखते हैं? पी से, ठीक है। मोमेंटम को लिखते हैं पी से। तो पी क्या हो जाएगा हमारा? पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोमेंटम। अब देखिए वेलोसिटी क्या है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, तो मोमेंटम भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी? देखिए एम की मतलब मास की क्या है? मास को कैसे लिख सकते हैं? केजी में, ठीक है। और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो क्या हो जाएगी ये? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड, ये क्या है? हमारी मोमेंटम की एसआई यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट है। अब देखिए मोमेंटम, चलो ठीक है कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है अभी बताते हैं। मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मोमेंटम जितना ज्यादा होगा इंपैक्ट उतना तगड़ा होगा, ठीक है। इंपैक्ट उतना तगड़ा होगा। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक साइकिल है ना। मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। मेरे पास एक साइकिल है ना। मेरे पास एक साइकिल है ना। मेरे पास एक साइकिल है, सही है। और मेरे पास क्या है? एक ट्रक है, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रक है। अब मान लीजिए यहां से एक इंसान, ठीक है, भोला भाला बेचारा इंसान यहां से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा है यहां से, ठीक है, गुजर रहा है। जब मान लीजिए इसको पहले इसकी टक्कर होती है साइकिल के साथ, तो क्या होगा? क्या होगा? छोटी मोटी खरोंचे आएंगी, है ना। क्या होगा? छोटी मोटी खरोंचे। सोचो साइकिल की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत स्पीड है। 10 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ किससे टकराती है? इस इंसान से टकराती है, ठीक है, गोलू से। गोलू, ये क्या है? गोलू, गोलू, ठीक है। गोलू से क्या टकराती है? साइकिल टकराती है। तो गोलू को जब साइकिल टक्कर मारेगी तो ये गिर जाएगा, है ना। तो जब गिरने के बाद इसको क्या होगी? छोटी मोटी खरोंचे आएंगी, है ना। छोटे मोटे खरोंचे आएंगे, ऐसे लग गई, कोने पे लग गई, ठीक है, इधर कोने पे लग गई, या फिर घुटनों पे लग गई, है ना। घुटनों पे लगी, इतना तो होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए ट्रक है। ट्रक भी आता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ट्रक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, वो भी इससे टकराता है, तो अब क्या होगा? गोलू तो बेचारा फट, गोलू की तो हड्डियां टूट जाएंगी, है ना। हड्डियां टूट जाएंगी जब ये टक्कर लगेगी इसके साथ। अब दोनों की स्पीड तो सेम है, लेकिन इंपैक्ट ज्यादा है,
ट्रक का साइकिल से, है ना। ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही थी, ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही थी। जब साइकिल की टक्कर हुई, छोटी मोटी खरोंचे आई, लेकिन जब उसी स्पीड से ट्रक की टक्कर हुई तो इसकी हड्डियां टूट गई। क्यों? बिकॉज ऑफ मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम आपका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास एंड वेलोसिटी से। अब ट्रक का मास यहाँ पे ज्यादा है, देखिए ट्रक का साइज कितना है, जितना बड़ा साइज उतना ही बड़ा मास, है ना। क्योंकि इसका यहाँ पे क्या है, ट्रक का साइज, सॉरी जो ट्रक का मास है वो ज्यादा है, साइकिल का मास कम है। तो जब मास जिसका ज्यादा होगा, मोमेंटम उसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसका ही ज्यादा होगा। सही है, सही है, सही है। ठीक है सर, मान लेते हैं कि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ठीक है सर, अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक बंदूक लेता हूं, उससे एक बुलेट फायर की मैंने, है ना। मैंने एक बुलेट फायर की। अरे बुलेट तो बिल्कुल छोटी सी होती है, इत्तू सी, इत्तू सी। ये जाके टकराएगी गोलू से, गोलू तो बेचारा ढाए मर जाएगा। ठीक है ना, गोलू तो बेचारा मर ही जाएगा उस गोली से। नहीं मरेगा तो घायल इतना ज्यादा होगा, ट्रक की टक्कर से भी ज्यादा। ठीक है, ट्रक की टक्कर से भी ज्यादा, जबकि मास इसका सबसे कम है। तो सर बताओ, अभी तो आप बोल रहे थे कि जिसका मास ज्यादा होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। और किसके है? वेलोसिटी के। यहां पे भले ही मास कम है, लेकिन यहां पे गोली की, ठीक है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो मास और वेलोसिटी इन दोनों में से कुछ भी अगर ज्यादा होता है तो इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होता है। इसका मतलब मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से ये शूं ढा करके खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया कि मोमेंटम होता क्या है ना। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। अब आती है बात हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है? हमें बता रहा है सेकंड लॉ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके बारे में बात करता है सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है ये? द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportion to the directly proportional to the unbalanced force, unbalanced force, unbalanced force, unbalanced force, force applied, unbalanced force applied। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम गेट्स चेंज्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन गेट चेंज। ठीक है, समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बताया था मैंने?
कि साइकिल जा रही है, यहाँ पे गोलू खड़ा है, ठीक है, जब गोलू के साथ टक्कर लगेगी तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, धीमी हो जाएगी। पहले स्पीड कितनी थी, पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, जैसे ही टक्कर लगेगी वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना, टक्कर लगने पे कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब उसके मोमेंटम में चेंज आया नहीं आया, ठीक है, उसी की बात चल रही है। तो मोमेंटम में चेंज आने का मतलब क्या है, एम वी माइनस एम यू, ठीक है, एम वी माइनस एम यू, ठीक है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ही क्या होता है, टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ही टाइम होता है। अब फोर्स निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एम इसमें से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, इसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन यही तो पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये सेम तो है, ये वाला है या नहीं है, सेम सेम ही है ना, ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू ए, ये क्या है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, समझ में आया। तो अभी क्या है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये हमें क्या देता है, ट्रू डेफिनेशन ऑफ, ट्रू क्या, ये भी एक डेफिनेशन देता है किसकी, फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बन सकती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ओ एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या, क्या क्या, इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए इसकी ठीक है, अब मान लीजिए हमें निकालना है ये वाला फोर्स, ठीक है, हमें निकालना है ये वाला फोर्स, है ना। अब जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, अभी सुनिए इसको, ये फोर्स क्या है, एम वी माइनस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मान लो मैं किसी भी तरीके से इसका टाइम बढ़ा दूं तो फोर्स कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना। इसका सोचो, एग्जांपल हमें कहां देखने को मिलता है, क्रिकेट, जब क्रिकेट में फील्डर कैच पकड़ता है, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ गेंद आती है ना, बहुत स्पीड के साथ गेंद आती है। अगर मान लो जब वो कैच पकड़ रहा है और अपने हाथों को ऐसे ही रखे तो बहुत जोर से टकराएगी हाथ पे, ठीक है, तो बॉल का फोर्स बहुत ज्यादा होगा हाथ के ऊपर, तो हाथ भी टूट सकते हैं हमारे, ठीक है, छिल सकते हैं, टूट सकते हैं, हमें चोटें लग सकती है। लेकिन उससे बचने के लिए फील्डर क्या करते हैं, ऐसे कैच पकड़ेंगे और उसको ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो जो वो मोमेंटम चेंज आ रहा है, जो फोर्स के साथ वो बॉल आ रही थी, ठीक है, जिस मोमेंटम के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉल आ रही थी, जब वो हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है तो धीरे धीरे उस बॉल का क्या कर देता है, मोमेंटम कम कर देता है, ठीक है। इस वजह से फोर्स क्या है, कम हो जाती है। तो जो ये पीछे हाथ कर रहा है, यहां से यहां तक हाथ ले जाने में उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है। जब ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जैसे ये टाइमिंग बढ़ जाएगी तो यहां पे फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे ये टाइमिंग बढ़ जाएगी तो ये फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से
इस टाइमिंग को अगर बढ़ा देते हो तो फोर्स कम हो जाएगी, तो फोर्स कम हो जाएगी तो इंपैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, एक कंक्लूजन इसका ये भी निकल सकता है। इसलिए इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, जब फील्डर कैच पकड़ रहा होता है, ठीक है, जब फील्डर कैच पकड़ रहा होता है तो इसकी एप्लीकेशन वहां पे काम आती है, बड़ी जबरदस्त। सही है, सही है, समझ में आ गया? ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है हमारा। अब बात करते हैं हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, देयर इज, क्या बोलता है, देयर इज ये बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड opposite रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन बोलता है, ये बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन जरूर मिलता है ना, बोलते हैं ना किए का फल जरूर मिलता है ना, किए का फल जरूर मिलता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी वही बोलता है, सेम चीजें, कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। सेम बात न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी को थप्पड़ मारोगे, कल को कोई आपको जरूर थप्पड़ मारेगा, तो उसका एक्शन का कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर होगा। ये कौन बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। हमारे पुराने ग्रंथ भी यही बात बोलते थे भैया, पर उसकी बातें कोई नहीं मानता। जब न्यूटन ये बात बोलता है तो पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के मानती है। ठीक है, जब न्यूटन ये बात बोलता है तो पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के ये बात मान लेती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सदियों पहले ये बात बोलते थे तो हमारी बातें कोई नहीं सुनता था, बोलते थे ये तो अंधभगत है ना। लेकिन आज वही साइंटिस्ट वही बातें बोल देता है तो उनको बड़े ही उपलब्धियां मिल जाती है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वही बातें क्या बोलते थे पहले साइंटिस्ट हमारे, जो जिन्होंने धर्म क्या बोलते हैं हमारे पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने भी तो सेम यही बात बोली थी कि कर्मा ऑलवेज बैक। ठीक है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि तुमने देखा होगा राइफल से जब बुलेट निकलती है ना, जैसे तुमने किसी को शूट किया राइफल से, उससे बुलेट निकलेगी आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ बुलेट जाएगी। लेकिन जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो उतने ही फोर्स के साथ क्या होगा, बुलेट राइफल को पीछे की तरफ धकेलेगी। ठीक है, इसीलिए जब भी राइफल को हम चलाते हैं तो उसको कंधे के साथ टच करके चलाते हैं, और वो भी बिल्कुल जोर लगा के, है ना। अगर हमने ढीला किया ना उस टाइम कंधा और हमने फायर कर दिया तो इतनी जोर से इंपैक्ट डालेगी राइफल पीछे वाली साइड कि हमारा कंधा भी टूट सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो राइफल से जब बुलेट निकलती है तब राइफल क्या है, जर्क देती है एक, उस जर्क क्या हुआ, वो जर्क रिएक्शन हुआ किसका, एक्शन का। एक्शन क्या था, बुलेट को आगे शूट करना। ठीक है, उसका रिएक्शन क्या हुआ, बुलेट जो राइफल है उसका पीछे आना, उसका जर्क मारना। ठीक है, वो क्या हुआ, उसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमें यही चीज तो बताता है। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, ये क्या हुआ, एक्शन। अब तुम लोग क्या करोगे,
इस सब चीजों को सीख लोगे, ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, मतलब तुम्हारे कुछ ना कुछ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो 0 नंबर आगे बेटा पापा पीटेंगे, ठीक है। घर पे जाओगे तो, समझ में आया, मम्मी पीटेगी, घर पे जाओगे तो टीचर भी पीटेंगे जब स्कूल में जाओगे तो, ठीक है। तो ये है न्यूटन्स का आपका थर्ड लॉ, है ना बेटा। अब देखो क्या है, ये जितने भी मैंने आपको लॉ कराए हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम के बारे में बताया है, ठीक है, या फिर मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया है, इन सब के आप लोगों को एग्जाम्पल, इन सब की एप्लीकेशन रियल लाइफ में, इन सब की क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, क्या क्या इन चीजों को यूज करके हम देख सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें अप्लाई होती है, वो देखना है, ठीक है। ओके बाय।